इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल। तो आज हम तीन पैरामीटर पे बात करेंगे। एक है सीपीआई, दूसरा है इनकम इज राइजिंग फास्टर देन इन्फ्लेशन और तीसरा है कोर इन्फ्लेशन। जो सीपीआई है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से गुड्स ऑफ लिस्ट होती हैं, उसमें जो मेजर चंक है वो है हाउसिंग कवर करता है। तो जो और हाउसिंग जो है वो डे टू डे यूज की चीजें नहीं है, राइट। और जो सीपीआई का डेटा आया है वो 2.5% आया है बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से, कि जो इन्फ्लेशन है वो 2.5% हो चुका है। अब हम अगर सिर्फ हाउसिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली कनाडा में हाउसिंग ड्रॉप हुए हैं। उसके पीछे रीजंस भी हैं। जो पहला सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो हाउसिंग प्राइस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो चुके थे, और दूसरा रीजन है अब बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा हाई कर दिए थे कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम होने लग गई थी। लोग कम चीजें अफोर्ड कर पा रहे थे। जो घर भी हैं वो 2 मिलियन या 3 मिलियन के आसपास हो गए थे कुछ कुछ सिटीज में और कुछ एरियाज में। अगर हम ये कहें कि सीपीआई जो डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मेजरली ड्रिवन या गवर्न बाय हाउसिंग मार्केट है, तो उसमें भी गलत नहीं होगा। डेफिनेटली उसमें दूसरी चीजें भी इंक्लूडिंग है, पर हाउसिंग मार्केट वो जो चंक है वो 35 से 38% होल्ड करता है। अब जब हम सीपीआई की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है इनकम इज राइजिंग फास्टर देन इन्फ्लेशन। अब ऐसा रिवर्स सिचुएशन क्यों हो गया है? अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा था और इनकम कम बढ़ रही थी, पर अब लोगों ने स्पेंड करना कम कर दिया है। लोगों ने स्पेंड करना कम कर दिया है उन रीजंस की वजह से। चीज़ें सस्ती तो नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल पहले $1000 में थी, अब उसको लेने वाले या खरीदने वाले कंपटीशन कम हो गई है, क्योंकि कम लोग उन चीजों को खरीदना चाहते हैं। जैसे पहले एक घर अगर सेल पे होता था तो लोगों ने बिना देखे भी प्राइस लिखे हैं, लोगों ने बिना देखे भी ऑफर डाली है घरों पे। उसमें से मुझे याद है हम लोगों ने मतलब हमारी टीम ने विंजर में 2022 में एक घर पे 350,000 का था, उसके ऊपर अबोव आस्किंग 400,000 डाली थी प्राइस, जो हम बाद में देखने गए थे। पर उसमें कोई फाइनेंसिंग कंडीशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो कंडीशन थी वो इंस्पेक्शन कंडीशन थी। जब हम उस घर को इंस्पेक्ट करने गए फाइनेंसिंग कंडीशन के बिना, क्योंकि इतनी सारी बिडिंग वॉर चल रही थी उस टाइम पे कि घर लेने करीब करीब इम्पॉसिबल हो गए थे अगर आप 100,000 ओवर बिड नहीं करते हैं तो उस टाइम पे हमने जब 50,000 ओवर बिड किया था और उसमें फाइनेंसिंग कंडीशन हटा के हमने सिर्फ इंस्पेक्शन कंडीशन डाली थी, और वो घर इतना अच्छा नहीं था, वो इंस्पेक्शन कंडीशन में फेल हो गया था, इसलिए वो बाद में हमने घर ड्रॉप किया था। तो सिंपल बात इतनी है कि इतने सारे घर जो थे वो ओवर प्राइस हो गए थे और अब उनको लेने वाले कम हो गए हैं। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई के रूल के हिसाब से वापस घरों के प्राइस नीचे आ रहे हैं। वो घरों के प्राइस नीचे आने के कारण जो सीपीआई डेटा है वो भी नीचे आ रहा है। उसी तरीके से जो हम इनकम इज ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन उसकी बात करेंगे तो खरीदार कम है और चीज़ें अब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर चीज़ें वहीं के वहीं हैं। अब हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन। जो कोर इन्फ्लेशन है मुझे नहीं लगता है कि वो कम हुआ है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन आपकी डे टू डे स्पेंडिंग की जो चीज़ें हैं उसमें हमें सच में इफेक्ट कर रहा है या नहीं इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल एक जो गैस है वो पहले 1 साल पहले $1 के आसपास का मिलता था, अब वही गैस 50 का हुआ था, $90 तक गया था, अब वापस वही गैस $50 से $60 के बीच में घूम रहा है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें दूसरी भी चीज़ें ऐसी हैं। पहले जो रेंटल अपार्टमेंट्स थे या रेंटल घर थे वो लंदन ओंटारियो में 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको इजीली 900 से 800 के बीच में मिल जाते थे। अब वही लंदन ओंटारियो में जो अपार्टमेंट है वो आपको करीब करीब 1800 के आसपास मिल रहे हैं। अगर आप बेसमेंट चूज करेंगे तो वो आपको 13 to 1400 में 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएंगे। जो यूएस गवर्नमेंट है सितंबर 18 को प्राइस रिडक्शन के लिए वापस मीटिंग करने वाली है। हो सकता है कि वहाँ प्राइस रिडक्शन हो। अगर यूएस में प्राइस रिडक्शन होगा तो हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमें भी प्राइस रिडक्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे। यूएस के प्राइस रिडक्शन होगा तो हमें भी प्राइस रिडक्शन देखने मिल सकता है कनाडा में। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन भी नहीं चाहती है और डिफ्लेशन भी नहीं चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो 2.7% जो मैजिकल नंबर है इन्फ्लेशन का, उसके बीच में इन्फ्लेशन घूमता रहे। और वो मैजिकल नंबर क्यों है, हम उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो
अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेंटेन रखना चाहती है। वो उसी तरह से जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कुम्हार होता है, जो मटके बनाने वाला होता है, वो मटके बना देता है। एक चाक होती है, एक बड़ा सा व्हील होता है, उसके ऊपर मटके बना देता है। मटके बनाने के बाद वो उसको सुखाता है और सुखाने के बाद वो उसको एक बड़ी लकड़ी की गेंद होती है, बड़ी लकड़ी की गेंद उसके मटके के अंदर डालता है और एक राउंड, हल्का सा राउंड बैट होता है। वो उस बैट की मदद से मटके को मारते रहता है बाहर से, और जैसे ही वो मारते रहता है वैसे ही वो मेक श्योर करता है कि जो लकड़ी की गेंद है वो अंदर, जो लकड़ी की गेंद है उसके ऊपर ही वो लगे, ना कि वो मटके को लकड़ी की गेंद के बिना लगे। अगर वो बैट लकड़ी की गेंद के बिना मटके को लगेगी तो मटका टूट जाएगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है उस टाइम। तो अब यही रीजन और यही प्रिंसिपल गवर्नमेंट यूज करती है कि जो इकोनॉमी है वो बड़ी करना तो चाहती है, पर इतनी भी बड़ी नहीं करना चाहती है और इतनी भी छोटी नहीं करना चाहती है। वो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहती है, जैसे कुम्हार बैलेंस मेंटेन करता है मटके को बड़ा करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट के हाथ में जो सबसे अच्छा टूल है वो है इंटरेस्ट रेट, कि वो इंटरेस्ट रेट कितना कम कर सकती है या कितना ज्यादा कर सकती है। हो सकता है टिफ मैकलून को लग रहा हो कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया था 1.5 महीने पहले या 6 महीने पहले या साल भर पहले, तो अब वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहे हैं। वो रिड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब लोग इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे डे टू डे लाइफ में लंदन, ऑन्टेरियो में देखने मिल रहे हैं कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ गया था मेसनविल मॉल। वहां से हम लोग वापस लौट रहे थे, तो हम सबकी एक फेवरेट जगह हुआ करती थी होली शेक। जो होली शेक जगह थी या एक रेस्टोरेंट था, वो ऐसा फूड कोर्ट था या ऐसा रेस्टोरेंट था कि वहां पे शेक्स भी बहुत अच्छे मिलते थे और जो इंडियन स्ट्रीट फूड है वो भी बहुत अच्छा मिलता था। लंदन के जो मेसनविल मॉल है उसके सामने, बिल्कुल सामने। तो हम 2 हफ्ते पहले यही सोच रहे थे कि चलो मेसनविल गए हैं तो आज हम होली शेक में भी कुछ खाना वाना खा के आए या कुछ शेक पी के आए। पर हमने देखा कि होली शेक बंद हो चुका था और वहां पे एक डेंटिस्ट की मेडिकल शॉप खुल चुकी थी। अब दिक्कत ये है कि होली शेक क्यों बंद हुआ। होली शेक बंद होने का सबसे बड़ा रीजन क्या, क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो मैंने उनके ओनर से बात करी फिर कि आपने बंद क्यों कर दिया, हम तो बहुत मिस करेंगे आपको लंदन, ऑन्टेरियो में। तो उन्होंने बोला कि जो फ्रेंचाइजी से उन्होंने कुछ पैसे लिए थे एज अ लोन और कुछ पैसे उन्होंने खुद बैंक से लिए थे एज अ लोन, तो जो लोन का इंटरेस्ट था वो वेरिएबल इंटरेस्ट था। वो वेरिएबल इंटरेस्ट होने की वजह से इंटरेस्ट रेट अब जो हाई थे वो हाई, उनको भी इंटरेस्ट रेट लग रहे थे। बिजनेस तो वही था। फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेस 12,000 अ मंथ कर रहे हैं तो बिजनेस वही है, और उसमें से जब उन्होंने बिजनेस ओपन किया था तब इंटरेस्ट रेट 2.9 थे या 3% थे। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिलके 3,000 हो रहा था और 12,000 उनका बिजनेस हो रहा था, तो अच्छा वो पैसा घर पे ला रहे थे एवरी मंथ। पर अब बात ये हुई कि इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण इंटरेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए और उनके कारण इंस्टॉलमेंट्स बढ़ गई। तो इंस्टॉलमेंट्स बढ़ने के कारण उनको प्रॉफिट जो है वो कम 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 होते गया। अब प्रॉफिट कम होने के कारण क्या वो धंधा 12 घंटे 13 घंटे या 15 आवर्स वो जो शॉप है वो चलाना वर्थ इट है या नहीं है। तो फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब ये शॉप चलाना वर्थ इट नहीं है, इसलिए होली शेक लंदन में बंद करनी पड़ी उनको। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे बेसिक 3 पैरामीटर हैं, कार, हाउस और ईटिंग आउट। अब जो कार है वो उनकी परसेंटेज, जो खरीदने वालों की परसेंटेज है वो पहले के मुकाबले कई गुना घटी है। 15 to 18% की गिरावट आई है कार परचेज करने वालों में, चाहे वो नई कार हो या यूज्ड कार हो। अब नई कार के नंबर्स तो राइट अवे मिल जाते हैं क्योंकि कंपनीज अपने अपने पोर्टल्स पे नंबर डिक्लेयर कर देती हैं। अब साथ साथ में घरों की जैसे हमने बात करी तो घरों के प्राइस में भी गिरावट आई है। पहले जो बिडिंग वॉर हो रही थी वो बंद हो गई है, जो अबोव आस्किंग हो रहा था वो बंद हो गया है। उल्टा अब तो जो प्राइस पे घर है, अगर उसी घर पे उसी प्राइस पे जो घर बिक जाए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब प्राइस जो है वो कम जा रहे हैं घरों के। और थर्ड जो पैरामीटर है ईटिंग आउट। अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा अपने लीजर टाइम को यूज करते हैं, उस लीजर टाइम में वो पैसा यूज करते हैं, बाहर खाने जाना या बाहर घूमने जाना या दूसरी कई चीजें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं।
तो जो रेस्टोरेंट्स के नंबर्स हैं वो भी डाउन है, रेस्टोरेंट्स भी क्लोज हो रहे हैं और ईटिंग आउट भी कम हो रहा है लोगों का। तो इसलिए इकोनॉमी जो है 2.5% लोवेस्ट पे ड्रॉप हुई है। जो इन्फ्लेशन है वो ड्रॉप हुआ है 2.5% पर साथ साथ में इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जैसे हम बड़ी कंपनीज की बात कर रहे थे कि जो बड़ी कंपनी के डेटा हैं वो आए हैं कि भाई सेल कम हुई है, वैसे ही जो यूज्ड कार कंपनीज हैं कनाडा में, बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज हुए, उनके भी डेटा ये आए हैं कि जो कार वो पहले $70 पर आवर पे $70 पर डे पे रेंट करते थे, अब वही कार वो $30 पे भी रेंट कर रहे हैं पर डे पे। तो इसलिए जो लोग आउटिंग के लिए जाते थे या बाहर घूमने रेंटल कार लेके जाते थे, उनकी भी जो प्राइस है वो रिड्यूस हुए हैं और लोगों का जो कंजम्पशन था वो भी कम हुआ है। इन्फ्लेशन तो ड्रॉप हुआ है, पर इन्फ्लेशन ड्रॉप होने के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या जॉब मार्केट है वो भी स्लो डाउन हो गया है। तो अब गवर्नमेंट के सामने दोनों चीजें हैं कि इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और जॉब मार्केट भी स्लो हुआ है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे फायदा उठा पाए। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी नई हैं, मार्केट में नई आई है, जिसका जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन अभी ड्रॉप हुआ है, तो उसके साथ में नई अपॉर्चुनिटीज भी खुली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।